कि 1,30,00,000 महिलाएं हैं इस राज्य में नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया लें? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया लें? बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार को पड़ता है, तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा का 18वीं सदन आज 5 तारीख को समाप्त हो जाएगा। पहले दिन शपथ ग्रहण, उसके बाद जो वित्तीय व्यवस्था थी उसके साथ आज 5 दिनों का आज समाप्त होगा। और अभी जैसे जैसे समाप्त हुआ, आज सभी यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के गेट पर और आज इस बार जो विधानसभा का सेशन बुलाया गया था मात्र 5 दिनों का था। इस सेशन में सभी ने अपने परिचय दिया। इसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि इस बार बता दें कि जो विपक्ष है वो सिमटता नजर आ रहा है मात्र 35 सीटों पर। इसके अलावा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी या लोजपा ने बढ़त हासिल की है, इसे विधानसभा में अधिकतर सीटों पर बीजेपी, जदयू और लोजपा या आरएलएम नजर आ रही है। तो आज की विधानसभा समाप्त होगी, लेकिन यहाँ से सभी जो विधायक जीते हुए क्षेत्र में जाएंगे और वो उन तमाम बातों का विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे जिन पर उन्हें जीत मिली थी और जिस मुद्दे पर वो जीते और जिस मुद्दे पर विपक्षी उन पर प्रहार कर रहे थे। तमाम बातों को दिखाएंगे हम आपको। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक 6 सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि अंध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक प्रतिवेदन की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है अनुमान और जो वास्तविकता है दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के वर्ष के शुरू में उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की
जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं इस राज्य में, नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया ले? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया ले? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं, जो बची महिलाएं हैं, वो भी इस बात के लिए अपेक्षा करती है। इसलिए 40 लाख लोग बिहार में ऐसी बस्ती में रहते हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक है, और उनकी कनेक्टिविटी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि सरकारी जमीन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए। और सरकार ने, हम लोग जब सरकार में शामिल थे उसी समय ये योजना बनी थी कि हर उस तरह के मोहल्ले को सतत लीज पर जमीन लेकर और सरकार उस पर सड़क बनाएगी। कई बार चर्चा हुई और यहाँ तक कि कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बहुत जोर देकर संबंधित पदाधिकारियों को बोला कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन आज तक वो लोग अपमान सहने के सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल आबादी में से लगभग 89% लोग गांव में निवास करते हैं। राज्य के गरीबों को बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, सोसाइटी विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम एवं जीविका संचालित किए जा रहे हैं। महोदय, जीविका समूह से अब तक राज्य में लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में जुड़े के इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य उसका लाभ जीविका दीदी को मिल रहा है। महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आज बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर में उत्सव के लिए किसी को आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 20 सालों के शासन में जीविका दीदी आत्म सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। इसे भूला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई है। जीविका योजना में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए बिहार के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान को भूला नहीं जा सकता है। कृषि से जुड़कर काम करने वाले परिवारों की संख्या 42,54,000 से ज़्यादा है। पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों की संख्या 12,04,000 से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हर प्रखंड में सिलाई सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। अब तक 40,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 50,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को रोजगार उपलब्ध इन क्षेत्रों में किया गया है।
आंगनवाड़ी के बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम भी जीविका दीदी को मिला है, जिसमें 1 लाख जीविका की दीदियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा दूसरे विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। काम का अवसर प्रदान करने की दिशा में बातचीत जारी है। राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए जीविका की दीदियों को परामर्शी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और मंडल अस्पतालों में खाना बनाने के लिए साफ सफाई का काम जीविका की दीदियों को दिया गया है। इसमें 30,960 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। राज्य में स्थित तालाबों को देखभाल के लिए जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 754 दीदी को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा सालाना मत्स्य पालन के क्षेत्र में 90,68,000 दीदियों को जीविका उपार्जन चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का लाभ देने वाले की संख्या 2,01,218 है, जिन्हें राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जीविका की दीदियों को 2 लाख रुपया आप कहाँ से देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया, जो ताड़ी बेचकर जिंदगी बसर करते थे, जो शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे। वैसे परिवार जिनका परिवार जो हाशिए पर खड़ा था, घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया और 2,01,000 परिवार को चिन्हित करके उनको 2-2 लाख के अंदर उनको सहायता देके उनके जीवन में नयापन लाया गया। राज्य के हर पंचायत में जीविका भवन का निर्माण हो रहा है। राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 4,08,000 से ज़्यादा हम युवा युवतियों को नियोजन किया है। बिहार में लगभग आज 31,71,000 से ज़्यादा आज जीविका दीदी लाखपति बन चुकी है। महोदय, हमने काम किया है, हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्त बनाने के ही आधार पर आज जिनकी आमदनी 2,000 थी, 4,000 थी, 6,000 थी, उनको आज लाखपति दीदी बनाया है।